अब देखते हैं कि ये जो 3 जुरिस्डिक्शन है, टेरिटोरियल, पेक्यूनियरी और सब्जेक्ट मैटर, इनको चैलेंज कैसे करें। सूट फाइल होने के बाद कोर्ट को तो जुरिस्डिक्शन एग्जामिन करना ही है, लेकिन डिफेंडेंट को भी जुरिस्डिक्शन का पॉइंट एग्जामिन करना होता है, फिर चैलेंज करना पड़ सकता है। कई बार जेन्युइन चैलेंज भी होता है। कब चैलेंज करना है, ये है सेक्शन 21 सीपीसी के हिसाब से चैलेंज एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, कम से कम इश्यूज फ्रेम होने के पहले तो चैलेंज करना ही होगा, नहीं तो अपील या रिवीजन में पहली बार चैलेंज नहीं कर सकते। इसका तीसरा कंडीशन है कंप्लीट फेलियर ऑफ जस्टिस, मतलब इंसाफ का फेलियर हुआ हो तो। इसका मतलब हुआ कि एपेलेट एंड रिवीजन स्टेज में ये देखा जाएगा कि ये 3 पॉइंट्स फुलफिल होते हैं या नहीं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट भी फुलफिल न हो तो फिर ये एपेलेट या रिविजनल स्टेज में इसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता टीजे और पीजे के लिए। हमने देखा है कि सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन के बिना अगर कोई कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास करे, वो नलिटी यानी शून्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है बारेन पेट्रोलियम लिमिटेड वर्सेस पीजे पप्पू एंड अनदर 1966 AIR 634 1966 का केस है। इस केस में प्लेंटिफ बारेन के लिए काम करता था और उनके बीच एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था मुंबई में। प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया बाहरेन के खिलाफ पगार वगैरह के लिए कोच्चि में। बाहरेन ने कोच्चि के कोर्ट में स्टे के लिए अप्लाई किया कि सूट स्टे हो जाए सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के अंदर। कोच्चि कोर्ट ने मना कर दिया। वे गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एर्नाकुलम, जहां अपील डिसमिस कर दी गई। फिर वे आए हाई कोर्ट केरला, जहां रिवीजन डिसमिस हुआ। इस बीच नीचे के कोर्ट ने कहा कि सूट एक्स पार्टे आगे बढ़े, मतलब बिना डिफेंडेंट्स के रिटन स्टेटमेंट के। फिर बाहरेन ने इस एक्स पार्टे ऑर्डर के खिलाफ अप्लाई किया और उनको रिटन स्टेटमेंट फाइल करने दिया गया। बाहरेन ने उस नीचे के कोर्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को डिस्प्यूट किया रिटन स्टेटमेंट में। इसको नीचे के कोर्ट ने प्रिलिमिनरी इश्यू बनाया। कोच्चि कोर्ट ने कहा कि उनको टीजे नहीं है, प्लेंट वापस कर दिया। फिर प्लेंटिफ गया डिस्ट्रिक्ट जज एर्नाकुलम के इस ऑर्डर के खिलाफ, जो अपील डिसमिस हो गया। फिर रिवीजन में केरला हाईकोर्ट ने कहा कि बाहरेन ने ऑब्जेक्शन वेव किया था, मतलब टीजे का ऑब्जेक्शन माफ किया था। नीचे के कोर्ट्स के ऑर्डर्स को सेट असाइड किया और कोच्चि कोर्ट को मैटर सुनने को कहा। फिर बाहरेन आया सुप्रीम कोर्ट। बाहरेन का कहना था कि बाहरेन ना ही कोच्चि में रहता था, ना ही उसका कोई बिजनेस था वहां, ना ही कॉज ऑफ एक्शन का कोई पार्ट वहां उत्पन्न हुआ, तो सेक्शन 20 सीपीसी के अंदर कोच्चि कोर्ट को टीजे है ही नहीं। पप्पू का कहना था कि बाहरेन ने टीजे का ऑब्जेक्शन वेव यानी माफ कर सकते हैं, और अगर ऐसा किया तो बाद में ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। कि नॉर्मली दोनों पार्टी सहमति से या ऑब्जेक्शन माफ करके ज्यूरिसडिक्शन नहीं दे सकते किसी कोर्ट को जिसको ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं। लेकिन सेक्शन 21 के अंदर ऐसा वेवर का ऑप्शन है पार्टीज के बीच टीजे को लेके, और सेक्शन 15 से सेक्शन 20 सीपीसी के ऑब्जेक्शंस को वेव करने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को ये सही लगा होगा, लेकिन उसको गलत लगता है कि अगर डिफेंडेंट बिना ऑब्जेक्शन रेज किए चांस लेता है कि जजमेंट उसके हित में आ जाए, तो वो वेवर यानी ऑब्जेक्शन माफी होगा और बाद में ये ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएगा। अगर कोई डिफेंडेंट बिना ऑब्जेक्शन के बहुत आगे भी बढ़ जाए केस में, तो भी वेवर माना जा सकता है। लेकिन इस केस में बाहरेन ने ऐसा कोई हरकत नहीं किया जिसको वेवर माना जाए। जब बाहरेन ने ट्रायल का स्टे मांगा, वही टाइम टीजे पे ऑब्जेक्ट किया था, तो सारा टाइम बाहरेन टीजे के ऑब्जेक्ट करता ही रहा। पप्पू का कहना था कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है ऐसा साबित नहीं किया है बाहरेन ने, तो सेक्शन 21 सीपीसी नहीं अप्लाई होगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था यहाँ ट्रायल ही नहीं हुआ है, खाली प्रिलिमिनरी इश्यू बनाया गया है, तो फेलियर ऑफ जस्टिस मानने या ना मानने के लिए समय ही नहीं हुआ है। कि सेक्शन 21 सीपीसी में जो एपेलेट या रिविजनल कोर्ट के पास जाने की बात है, इसका मतलब हुआ कि ट्रायल मेरिट्स पे खत्म हो गया है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फिर अपील अलाउ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक जजमेंट को रेफर किया जिसमें कहा गया था कि सेक्शन 21 और 99 सीपीसी और 11 सूट्स वैल्यूएशन एक्ट के हिसाब से पॉलिसी एक ही है, जो है कि अगर किसी कोर्ट ने मेरिट्स यानी तथ्यों पे पूरा मैटर सुन लिया सबूतों के साथ और जजमेंट पास कर दिया, तो हारने वाले पार्टी को या अपील या रिवीजन में उसको उल्टा नहीं करवाना चाहिए टीजे और पीजे के बेसिस पे, जब तक कि फेलियर ऑफ जस्टिस यानी इंसाफ का अपयश न हुआ हो। इससे हमें पता चलता है कि सेक्शन 21 सीपीसी के अंदर जो चैलेंज है अपील या रिवीजन के स्टेज पे, उसके लिए फेलियर ऑफ जस्टिस दिखाना जरूरी है। ये भी कि जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्शन लेना जरूरी है, और अगर नहीं लिया या लेना नहीं चाहते ऑब्जेक्शन, तो वेवर यानी माफी माना जाएगा और बाद में नहीं उठा सकते ये ऑब्जेक्शन। पीजे और टीजे को टेक्निकल ग्राउंड्स माना जाता है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच का एक जजमेंट है श्रीमती मणि वर्सेस किशन लाल नगर AIR 1997 राजस्थान 19। ये केस तो था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को लेके, जहां मैटर आया था हाईकोर्ट के पास, क्योंकि मणि का कहना था कि नीचे के कोर्ट को पीजे नहीं था,
तो जो एविडेंस रिकॉर्ड किया गया था वो मान्य नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये नहीं माना और सूट डिक्री कर दिया किशन लाल के हित में। फिर मणि ने हाईकोर्ट में फर्स्ट अपील फाइल किया जो रिजेक्ट हो गया। इसके खिलाफ ये अपील फाइल हुआ था। हाईकोर्ट का कहना था कि सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 21 सीपीसी को लाया गया था 1976 में। इसे लाने की वजह थी कि पीजे जैसे टेक्निकल ऑब्जेक्शंस को बाईपास करने अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ हो। इसीलिए इश्यूज फ्रेम होने के पहले तो ऑब्जेक्शन उठा लेना चाहिए टीजे और पीजे के केसेस में, कि जहां सूट फाइल हुआ है उस कोर्ट में ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए इश्यूज फ्रेम या सेटल होने के पहले, और फेलियर ऑफ जस्टिस होना चाहिए। इस केस में कहा गया कि अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं है और पहले दो कंडीशंस का कहना था हुए कि पीजे का ना होना लैक ऑफ इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता जो प्रोसीडिंग्स को नलिटी या शून्य बना दे। इस केस में इश्यूज फ्रेम होने के पहले नहीं मुंह खोला मणि ने, कि मणि ने साबित नहीं किया कि कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ भी है कि सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 सीपीसी पीजे के इश्यू को वेव करने देता है, या तो डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट न करके या सहमति देके। मणि ने सारे विटनेसेस के एविडेंस को रिकॉर्ड होने दिया 4 साल तक कि कहे गए तीनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होते तो अपील डिसमिस कर दिया गया। सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 टीजे की बात करता है और सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 पीजे की, तो दोनों एक फुटिंग पे है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है सुभाष महादेवसा हबीब वर्सेस नेमासा अंबासा धर्मदास AIR 2007 SC पेज 1828। इस केस में फैक्ट्स है लोन चुकाने के बाद प्रॉपर्टी वापस लेने को लेके, यानी रिडेम्पशन के लिए, लेकिन इस केस में ज्यूरिसडिक्शन को लेके कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सीपीसी एक फर्क करता है इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, यानी कोर्ट को अपने ही मूल में ही ज्यूरिसडिक्शन नहीं होना, और टीजे और पीजे के खिलाफ उठाए ऑब्जेक्शन में। कोर्ट का कहना था कि इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन से जो भी ऑर्डर वैसा कोर्ट पास करता है वो वॉइड यानी शून्य हो सकता है, लेकिन टीजे या पीजे बिना ऑटोमेटिक शून्य नहीं होता। टीजे और पीजे के केसेस में सेक्शन 21 सीपीसी के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। अब ये इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन क्या है, इसके बारे में है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का एक जजमेंट वी अप्पानामानायुरालू वर्सेस बी श्रीरामुलु AIR 1978 आंध्र प्रदेश पेज 160। ये मैटर आया था हाईकोर्ट के पास एक एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग से, मतलब जजमेंट एंड डिक्री पास होने के बाद। प्लेंट था 9300 रुपीज के लिए सबऑर्डिनेट जज के पास। सूट पेंडिंग था और वहां का सिविल कोर्ट्स एक्ट अमेंड किया गया, जिससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पीजे 7500 रुपीज से बढ़ा के 15000 रुपीज का बनाया गया सूट सुनने के लिए। सबऑर्डिनेट जज ने पूरा अमाउंट नहीं ग्रांट किया तो प्लेंटिफ पहुंचा अपील में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिफेंडेंट ने कुछ नहीं कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पीजे के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अमाउंट बढ़ा के दिया तो प्लेंटिफ ने एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल किया। तब डिफेंडेंट ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं था अपील सुनने का, तो प्लेंटिफ को हाई कोर्ट जाना था अपील में, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये बात मान गया सबऑर्डिनेट जज के कोर्ट ने। जब ये चैलेंज पहुंचा हाई कोर्ट, तब हाई कोर्ट ने कहा कि सबऑर्डिनेट जज का फैसला गलत है और कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुन सकता था अपील। तो डिफेंडेंट ने फिर ये अपील फाइल किया हाई कोर्ट के ही पास। डिफेंडेंट का कहना था कि फोरम ऑफ अपील फिक्स रहता है जब से सूट फाइल होता है तब से, और लॉ में कुछ चेंजेस भी आ गए तो भी वही अपीलेट कोर्ट जाना चाहिए। जब सूट फाइल हुआ था 9300 रुपीज के लिए, तब अपील के लिए हाईकोर्ट जाना बनता था, तो चेंज के बाद भी वहीं जाना चाहिए था, तो अपील का जजमेंट ही नलिटी है। प्लेंटिफ का कहना था कि हाईकोर्ट का पहले का ऑर्डर सही है, क्योंकि जब अपील फाइल हुआ तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 15000 रुपीज तक के अपील सुन सकता था। हाईकोर्ट का कहना था कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिक्री के पीछे नहीं पड़ सकता और वैलिडिटी नहीं देख सकता, सिर्फ मना कर सकता है एग्जीक्यूशन से जब डिक्री ही नलिटी हो। हाईकोर्ट का कहना था कि इनहेरेंट मतलब अस्तित्व में होना, मतलब कोर्ट का अधिकार पहले से ही अस्तित्व में होना, और लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन मतलब वो अधिकार ना होना, कि ये तब होता है जब सब्जेक्ट मैटर उस कोर्ट के बिल्कुल अनजान हो और उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से कोई लेना देना नहीं रखता हो। अगर कोर्ट के पास वो शक्ति है कि एक टाइप ऑफ मैटर सुनने का, तो ये नहीं कह सकते कि वो टाइप अनजान है, क्योंकि वो दूसरे किसी कोर्ट के आगे भी जा सकते थे। टीजे के लिए जैसे सेक्शन 15 से 20 सीपीसी है, वैसे पीजे के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ सेक्शन 6 है। फिर सेक्शन 21 सीपीसी का भी उल्लेख किया। फिर कोर्ट ने सेक्शन 11 सूट्स वैल्यूएशन एक्ट का भी उल्लेख किया कि ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन से पार्टी को प्रेजुडिस पहुंचना चाहिए, अगर नहीं तो अपील में ये इश्यू नहीं सुनना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर एक कोर्ट को वो मैटर सुनने का इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन है, तो पीजे के ना होने पे भी डिक्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कि टीजे और पीजे टेक्निकल पॉइंट्स है। तो अगर पार्टी को प्रेजुडिस नहीं पहुंचा है इनके ना होने पे, तो एपेलेट कोर्ट ये पॉइंट्स नहीं सुन सकता। अब प्रेजुडिस कैसे प्रूव करना है वो तो देखना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने माना कि पीजे इंक्रीज होने के बाद 50000 रुपीज तक का अपील सुन सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन था। ये भी ठीक है कि सब्सटैंटिव राइट ऑफ अपील प्लेंटिफ के पास हाई कोर्ट जाने का था, लेकिन डिक्री पास करने के बाद पीजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं था। ये इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन नहीं है। डिफेंडेंट ने प्रेजुडिस के लिए कुछ भी नहीं बताया।